बोन सिर्फ हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। कैल्शियम हटा दो तो फ्लेक्सिबल, पानी हटा दो तो ब्रिटल। नीट के क्वेश्चंस यही से आते हैं। कॉम्पोजिशन, डिकैल्सिफाइड बोन, ड्राइड बोन और बोन स्ट्रक्चर समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टिल एंड। अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स जो है बेटा, ये भी दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग एक एक करके हेडिंग बना लेते हैं। एक है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और एक है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनका जो कॉम्पोजिशन है, वो केवल 30% है। 30%। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑसिन प्रोटीन। ऑसिन प्रोटीन। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये 70% तक कंस्टिट्यूट करते हैं। दे कंप्राइजेज 70%। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो चीज़ें आती हैं वो है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट परसेंटेज वाइज ये 85% होता है। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट अबंडेंट सेकंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और बाय परसेंटेज वाइज ये केवल 10% होता है। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इसको हम एटसेट्रा में कर देते हैं। ठीक है, फ्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिल करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का केवल 5% कॉन्स्टिट्यूएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ऑसिन प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हैं, ये कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो फाइबर्स हैं, ये जो ऑसिन प्रोटीन है और ये जो कैल्शियम सॉल्ट हैं, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपोनेंट्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं बोन के स्ट्रेंथ के लिए, बोन के इतना ज़्यादा हार्ड होने के लिए। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट में लिखते हैं। यहाँ पे नोट बना करके हम लोग लिखते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, जैसा कि हमने देखा था कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स एंड ऑसिन प्रोटीन, give bones its strength। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दो छोटा सा टॉपिक और रह गया है, एक है डीकैल्सिफाइड बोन और एक है ड्राइड बोन। तो एक एक करके इन दोनों को भी देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड हेडिंग हम लोग बनाते हैं डीकैल्सिफाइड बोन का। डीकैल्सिफाइड बोन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम का हेल्प लेंगे। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये एक वेसल है और इस वेसल में हमने एक बोन को रख दिया है। सपोज ये एक बोन है इसके अंदर, और इस वेसल को हमने, ठीक है, एक एसिड मतलब HCl से फिल कर दिया। ये इसमें पूरा HCl भरा हुआ है।
these all are HCl। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो बोन है ये डीकैल्सिफाइड होने लगेगा। इसके ऊपर का जो कैल्शियम डिपॉजिटेड है, इसके ऊपर में है ना जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे ये बोन से HCl क्या करेगा, बोन से इन डिपॉजिटेड कैल्शियम को उखाड़ देगा। ठीक है, और बोन जो है वो डीकैल्सिफाइड होने लगेगा। यहाँ पे बोन से कैल्शियम उखड़ रहा है, कैल्शियम बाहर आ रहा है बोन से, मतलब कैल्शियम के हटने को यहाँ पे हम डीकैल्सिफिकेशन बोल रहे हैं। और जिस बोन से डीकैल्सिफिकेशन हो गया होता है उसे हम डीकैल्सिफाइड बोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की लेबलिंग करते हैं और इन पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बेटा क्या है, ये है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। और यहाँ पे क्या है, बोन का डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है और ये जो बोन है ये डीकैल्सिफाइड बोन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोन का डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो जब बोन डीकैल्सिफाइड हो जाता है ना, तो क्या होता है कि बोन सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि बोन के ऊपर का जो सारा कैल्शियम है जो कि बोन के टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही उखड़ गया है और उसके अंदर जो है वो सिर्फ बोन मैरो बचा हो जाता है। ठीक है, और बोन मैरो क्या होता है, बोन का लिविंग सब्सटेंस है, तो बोन का लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा और क्योंकि बोन मैरो सॉफ्ट है तो ये बोन को फ्लेक्सिबल बना देगा। तो डिकैल्सिफिकेशन होने के बाद क्या होता है बेटा, बोन जो है फ्लेक्सिबल बन जाती है। यहाँ पे बोन का डिकैल्सिफिकेशन हो गया है और इस डिकैल्सिफिकेशन के होने के बाद क्या हो रहा है, बोन बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, अगर बोन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो गया है इसका मतलब क्या है कि बोन डीकैल्सिफाइड हो गया है, इट इज डीकैल्सिफाइड बोन। ठीक है, अब जो डीकैल्सिफाइड बोन है उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब कि उसका बोन मैरो जो कि बोन का लिविंग स्ट्रक्चर है, ओनली कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और ये जो इसका ऑर्गेनिक मैटर है ये बोन मैरो है, बोन मैरो। ठीक है, और जो बोन मैरो है बोन का लिविंग स्ट्रक्चर है, तो डीकैल्सिफाइड बोन में क्या होगा, लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। यही क्वेश्चन नीट में आता है, लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे अगर डाइल्यूट HCl को यहाँ से हटा करके अगर हम लोग यहाँ पे KOH रख देते हैं तो यहाँ पे जो बोन का डीकैल्सिफिकेशन है बेटा वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है, द केमिकल यूज्ड फॉर डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन इज डाइल्यूट HCl। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज तो उसमें आप KOH लगाइएगा, और अगर आपको डाइल्यूट HCl लिखा हुआ दिख जाए MCQ के किसी ऑप्शन में तो डायरेक्ट आप डाइल्यूट HCl पे टिक लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम KOH रखेंगे तो बोन का डीकैल्सिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दैट इज ड्राइड बोन। ठीक, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि बोन को हम हाई टेम्परेचर पे सुखा देते हैं, जैसे कि फर्नेस में या फिर कड़ी धूप में अगर हम बोन को 4-5 दिन के लिए सुखा देंगे तो उसके अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो बोन मैरो है वो सूख जाएगा और जो उसके बाहर में इनऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं सिर्फ वो प्रेजेंट रहेंगे। और कैल्शियम तो एक तरह का मिनरल मैटर है, वो नेचर से इनऑर्गेनिक है, इसीलिए वो बोन का लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो बोन का नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो जो ड्राइड बोन है उसमें लिविंग स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्राइड बोन्स है इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बोन ड्राइड एट हाई टेम्परेचर, बोन ड्राइड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, इसका सारा का सारा बोन मैरो सूख जाएगा, तो इसमें कोई भी बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होगा, नो बोन
मैरो, ठीक है। इसका मतलब लिविंग स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होगा, लिविंग स्ट्रक्चर एब्सेंट, लिविंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे केवल इनऑर्गेनिक मैटर रह जाएगा, इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स, एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, तो इसका हेडिंग हम लोग बना लेते हैं पहले, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेंगे। सपोज करते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल लॉन्ग बोन है, कि हमने मान लिया है इस डायग्राम में ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। और अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो टर्मिनल पार्ट है, जिसे हम लोग एपिफाइसिस भी बोलते हैं, इसमें हमें छोटे छोटे बोन प्लेट्स देखने को मिलेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर छोटे छोटे बोन प्लेट्स हैं, और इन बोन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, रेड बोन मैरो भरा रहेगा, ठीक है। इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके लिखेंगे भी, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे बोन प्लेट्स हैं, जिन्हें हम लोग ट्रैबिक्यूली भी बोलते हैं, वो इस साइड में भी होंगी, ट्रैबिक्यूली यहाँ पे भी होंगी, और इन ट्रैबिक्यूली या फिर इन बोन प्लेट्स के बीच में जो है वो क्या होगा, वो रेड बोन मैरो भरा रहेगा, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बोन की एक कवरिंग से घिरा रहेगा, जिसे हम लोग पेरिओस्टियम बोलते हैं, जिसको हमने पहले देख लिया है। पेरिओस्टियम को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये इसके चारों तरफ जो है बोन की कवरिंग है, इसे हम लोग पेरिओस्टियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एपिफाइसिस मतलब जो बोन का टर्मिनल पार्ट है ना, वो जहाँ पे बोन के लॉन्ग पार्ट, जो इसका बीच का पार्ट है, उससे कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की एक प्लेट होती है, ठीक है। यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की एक प्लेट होती है, जिसे एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट कहते हैं। तो होता क्या है कि बच्चों में ये एक्टिव होती है, और ग्रोथ हार्मोन इन्हीं ग्रोथ प्लेट्स पे एक्ट करते हैं, तब जाकर के बोन का एलोंगेशन होता है और बच्चों की हाइट बढ़ती है। ये नेचर से जो है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। जैसे यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की एक प्लेट है बेटा, उसी तरह जो बोन का टर्मिनल पार्ट है, जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है, वहाँ पे भी कार्टिलेज की कवरिंग रहती है, ठीक है। इस कार्टिलेज को हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज के सेक्शन में हमने देखा है ना, कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो बोन के टर्मिनल रीजन को कवर करके रखता। होता क्या है कि जब दो बोन्स आपस में स्लाइड करती हैं, ठीक है, क्योंकि बोन तो हार्ड स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स में अगर मूवमेंट होगा जहाँ पे दो बोन्स आपस में स्लाइड करती हैं, तो बोन फ्रिक्शन की वजह से कहीं घिस के उखड़ ना जाए, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो लॉन्ग का टर्मिनल पार्ट्स है, जो बोन का टर्मिनल पार्ट्स है, वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है ना की एक कवरिंग होती है, जिसे हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग बोन का टिपिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग इसकी लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो बोन का बीच वाला पार्ट है बेटा, इस पार्ट में है ना एक लेबलिंग रह गया है। इस पार्ट में क्या रहता है, येलो बोन मैरो की फिलिंग रहती है, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग मैरो कैविटी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे अभी मैं येलो कलर से स्क्रिबल कर रहा हूँ, ये कैविटी जो है मैरो कैविटी है, और ये जो येलो स्ट्रक्चर है जो मैं बना रहा हूँ, इसे हम लोग येलो बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। ये पूरा इसमें येलो बोन मैरो भरा हुआ है, ठीक है। और बोन का जो ट्रैबिक्यूली वाला पार्ट है, जो बोन प्लेट्स वाला पार्ट है, उसमें रेड बोन मैरो की फिलिंग होती है। यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स में क्या रहता है, रेड बोन मैरो भरा रहता है। ये पूरा रेड बोन मैरो से भरा हुआ है, ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पे भी ये रेड बोन मैरो से भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसकी लेबलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो कार्टिलेज की प्लेट है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, या फिर इसे हम लोग एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं,
एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट। ठीक है, अब बोन का ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग, ये जो छोटी छोटी बोन प्लेट्स दिख रही हैं, इसे हम लोग ट्रैबिक्यूली बोलते हैं। ट्रैबिक्यूली, ये क्या है बेटा? ये एक्चुअली पतली पतली बोन प्लेट्स हैं। ठीक है, अब बोन के ऊपर ये जो कार्टिलेज है, इसे हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, और जो बोन का टर्मिनल पार्ट है, इसे हम लोग स्पॉन्जी बोन कह रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लेबलिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सब भी लेबलिंग कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आगे हम लोग एक फ्लो चार्ट का हेल्प लेने वाले हैं और फ्लो चार्ट इस लेबलिंग पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो बोन का टर्मिनल पार्ट है बेटा, इसे हम लोग स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ये टर्मिनल पार्ट है, दिस इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। फाइन, ये क्या है? ये स्पॉन्जी बोन है। उसी तरह स्पॉन्जी बोन यहाँ पे भी होगा, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन। और जो बोन का ये सेंटर वाला पार्ट है, जहाँ पे बोन का लॉन्ग पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। इट इज कॉम्पैक्ट बोन। डन। अब हमें जो आगे समझना है वो डिफरेंसेस को समझना है स्पॉन्जी बोन के और कॉम्पैक्ट बोन के। हम क्या करने वाले हैं? हम स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं और इन्हीं कॉलम्स में हम लोग इनके डिफरेंशिएशन पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, तो जो स्पॉन्जी बोन है बेटा, इसे हम लोग एपीफाइसिस भी बोलते हैं। दिस स्पॉन्जी बोन इज ऑल्सो नोन एज एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ये क्या होता है? हेड ऑफ लॉन्ग बोन होता है। दिस इज हेड ऑफ लॉन्ग बोन। और ये जो कॉम्पैक्ट बोन है बेटा, इसे हम लोग डायाफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, डायाफाइसिस होता क्या है? ये एक हैंडल की तरह दिखता है। ऐसा लग रहा है कि इसको हम लोग पकड़ के यहाँ पे ग्रिप बना सकते हैं। तो जिन चीज़ों पे हम लोग ग्रिप बना लेते हैं, उसे हम लोग शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो डायाफाइसिस को हम लोग शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर इस साइड आते हैं। ये जो एपीफाइसिस है, इसे हम लोग कैंसिलस बोन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैंसिलस बोन। ठीक है, कैंसिलस को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमारा नीट का कीवर्ड है। फर्दर हम लोग इसके पॉइंट को लिखते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिला था स्पॉन्जी बोन में? ट्रैबिक्यूली। ट्रैबिक्यूली क्या होता है? जो बोन का स्पॉन्जी पार्ट है, एपीफाइसिस वाला पार्ट है, वहाँ पे कुछ ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ ओपन लैटिस होते हैं। ठीक है, ओपन स्पेसेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं ओपन लैटिस या ओपन स्पेस को हम ट्रैबिक्यूली कहते हैं। ओपन लैटिस और स्पेसेस। और इन ओपन लैटिस के अंदर क्या होता है बेटा? रेड बोन मैरो होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीएम लिखते हैं। रेड बोन मैरो क्या है बेटा? रेड बोन मैरो ही वो साइट है जहाँ पे ब्लड के सारे सेल्स इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एटसेट्रा यहाँ पे बनते हैं। तो रेड बोन मैरो में ब्लड के बनने को, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स के बनने को हम लोग कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो आरबीएम में क्या हो रहा है? इट इज साइट ऑफ इराइथ्रोपोइसिस। एराइथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब एराइथ्रोपोइसिस किन किन बोन के स्पॉन्जी पार्ट पे होता है? सो इट इज हैपनिंग इन द स्पॉन्जी बोन्स ऑफ
स्पॉन्जी बोन्स, ऐसा नहीं है कि हर बोन में एराइथ्रोपोइसिस होगा। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनका जो स्पॉन्जी पार्ट है, उनका जो एपीफाइसिस का पार्ट है, उन एपीफाइसिस पे जो है ये एराइथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होगा। तो इट इज हैपनिंग इन द स्पॉन्जी बोन्स ऑफ हिप्स, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्री एंड डेफिनेटली लिम्स। लिम्स कहने का मतलब है दोनों हाथ और दोनों पैरों को मिला करके हम लोग लिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एपीफाइसिस या फिर कैंसलस बोन के पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसी तरह अब हम लोग डायाफाइसिस पे आते हैं। अगर डायाफाइसिस के एक छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सपोज इसका इतना पार्ट काट करके, इसका जो हार्ड पार्ट है, इसका जो कॉम्पैक्ट पार्ट है, इसको अगर हम लोग काट के माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, और माइक्रोस्कोप जो है वो किसी कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन से कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि ये बोन के हार्ड पार्ट का हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे व्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा? हमें तो सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, कुछ कनाल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे डेंस रीजन दिखेगा, डार्क रीजन दिखेगा, जो कि बोन के अंदर कनाल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बोन के अंदर गहरे गहरे डिप्रेशंस को, गहरे गहरे खोखलेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन कनाल्स को हम लोग हेवर्शियन कनाल बोलते हैं। ये सब हेवर्शियन कनाल्स हैं। हेवर्शियन कनाल्स जो है बेटा, ये सिर्फ मैमल्स की बोन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस है कि हेवर्शियन कनाल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमेलियन लॉन्ग बोन्स ओनली। ये मैमल की लॉन्ग बोन्स में पाई जाती हैं। और इस हेवर्शियन कनाल के चारों तरफ क्या होता है बेटा, कोलेजन फाइबर की, है ना, कंसेंट्रिक फैशन में कवरिंग होती है। कोलेजन फाइबर इनको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक फैशन में अरेंज होते हैं। कोलेजन फाइबर्स की इन लेयर को हम लोग लैमेली बोलते हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स की इन लेयर्स को हम लोग लैमेली बोलते हैं। उसी तरह इसके चारों तरफ भी लैमेली होंगी। ये सब कोलेजन फाइबर्स की डेंस कॉम्पैक्ट लेयर्स है। इसी तरह इस हेवर्शियन कनाल के चारों तरफ भी कोलेजन फाइबर की डेंस कॉम्पैक्ट लेयर्स होंगी। इसी तरह यहाँ पर भी होंगी। ये सारी की सारी कोलेजन फाइबर्स की ही डेंस कॉम्पैक्ट कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी होंगे। ये यहाँ पे भी स्पेस को फिल करने के लिए एक और हेवर्शियन कनाल दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये सारे आपस में बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। ठीक है, अब इस कोलेजन फाइबर की डेंस कॉम्पैक्ट कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को हम लोग लैमेली बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं लैमेलीज के ऊपर जो है क्या होगा, वो बोन सेल्स लोडेड होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी बोन सेल्स है। बोन सेल्स जो हैं, इनका जो शेप होता है वो स्टार की तरह होता है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर बोन सेल्स लोडेड होंगे। इन सारे स्ट्रक्चर्स पे ये बोन सेल्स हैं। ये सब बोन सेल्स हैं। और ये बोन सेल्स होता क्या है, ये जो लैमेली है, इन लैमेली के ऊपर क्या होता है बेटा, ओपन स्पेसेस होते हैं। ठीक है, ये एक लैमेली का, इसके ऊपर ये क्या है, ये इसका ओपन स्पेस है। ये जो बोन सेल्स हैं, इन लैमेली में ओपन स्पेस होते हैं। इन ओपन स्पेसेस को हम लोग लैक्यूनी बोलते हैं। ठीक है, ये सब लैक्यूनी है। और यहाँ पे हर एक लैक्यूनी के अंदर एक ही बोन सेल या फिर एक ही ऑस्टियोसाइट होगा। जैसा कि हमने कार्टिलेज में देखा था, जो कार्टिलेज थे वहाँ पे एक लैक्यूनी के अंदर 1, 2, 3 या फिर 4 सेल्स तक हो सकते थे। मतलब 1 से 2 या 4 सेल्स तक हर एक लैक्यूनी के अंदर कार्टिलेज में होंगे। लेकिन कार्टिलेज का वो पॉइंट जो बोन को इससे डिफ़र करता है, बोन और कार्टिलेज जिस पॉइंट में डिफ़र करते हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि बोन की हर एक लैक्यूनी में एक ही बोन सेल होगा। ठीक है, लेकिन कार्टिलेज की एक लैक्यूनी में एक या एक से ज़्यादा कार्टिलेज के सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे हेवर्शियन कनाल्स जो हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और इनको आपस में कनेक्टेड करने वाला जो स्ट्रक्चर है, इनको आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, उन्हें हम वॉकमैन कनाल कहते हैं। सपोज ये वॉकमैन कनाल है। इस वॉकमैन कनाल को हम लोग हॉरिजॉन्टल कनाल या फिर ऑब्लिक कनाल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन स्ट्रक्चर्स की लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, कॉन्सेंट्रिक डेंस कॉम्पैक्ट रिंग ऑफ कोलेजन फाइबर, इसे हम लोग लैमेली बोलते हैं।
ये क्या है बेटा, ये लैमेली है। इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं यहाँ पे। लैमेली आर कॉन्सेंट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर। ठीक है। लैमेली में ये सब जो ओपन स्पेसेस हैं इन्हें हम लैक्यूनी बोलते हैं। ठीक है, हर लैक्यूनी के अंदर एक बोन सेल या फिर एक ऑस्टियोसाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे लैक्यूनी को भी हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। व्हाट इज लैक्यूनी? सो लैक्यूनी आर रिंग शेप्ड, दीज आर रिंग शेप्ड fluid filled spaces, ठीक है। एंड ईच लैक्यूनी कंटेन्स सिंगल ऑस्टियोसाइट। ईच लैक्यूनी कंटेन्स सिंगल ऑस्टियोसाइट, मतलब बोन सेल, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इतने ही लैक्यूनी होंगे। ठीक है, ये सारे लैक्यूनी इन सारे स्ट्रक्चर्स पे होंगे, लेकिन यहाँ पे इतना बना पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इन सारे स्ट्रक्चर्स में लैक्यूनी होंगे और उन हर एक लैक्यूनी के अंदर एक बोन सेल या फिर ऑस्टियोसाइट होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, लैक्यूनी के अंदर, हर एक लैक्यूनी के अंदर एक ऑस्टियोसाइट है। ये ऑस्टियोसाइट्स हैं। ठीक है, इसकी अगली लेबलिंग जो है वो इसकी हेवर्शियन कनाल की है। दीज आर हेवर्शियन कनाल। इस हेवर्शियन कनाल को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल कनाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बोन के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल, लंबे लंबे फैशन में प्लेस्ड रहते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल कनाल। ठीक है, अब इस हेवर्शियन कनाल में क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे कि ये आर्टरी हो गया, जैसे कि बेटा ये ब्लड वेसल हो गया। ठीक है, सपोज ये आर्टरी है, ये वेन है, जैसे कि ये कोई नर्व हो गया। ठीक है, जैसे कि ये कोई लिम्फ वेसल हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली बोन के अंदर अंदर तक ब्लड वेसल्स गए होते हैं, बोन के अंदर तक ब्लड सप्लाई किया होता है थ्रू हेवर्शियन कनाल। तो जब बोन टूटेगा तो उसको इन हेवर्शियन कनाल में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो लिम्फ वेसल्स हैं, इनके थ्रू इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर नर्व इम्पल्स मिलेगा, प्रॉपर लिम्फ का सप्लाई मिलेगा। तो अगर बोन टूट भी जाएगी, क्योंकि इसके इंटरनल में न्यूट्रिशन का सप्लाई है, बोन बहुत जल्दी से रीजनरेट करके आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन हमने जब कार्टिलेज पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था, ये जो ब्लड वेसल्स है वो सिर्फ कार्टिलेज की पेरीफेरी पे रहते हैं, वो सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम पे रहते हैं, जहाँ पे जो न्यूट्रिशन का सप्लाई है वो कार्टिलेज के इंटरनल लोकेशंस पे नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए जब कार्टिलेज टूटते हैं तो वो फिर दोबारा जुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बोन जब टूटेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि हेवर्शियन कनाल्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके थ्रू उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन का सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख करके क्लैरिफाई कर लेते हैं। हेवर्शियन कनाल कंटेन्स arteries plus veins plus lymph vessels plus nerves। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक लेबलिंग और रह गई है। ठीक है, ये है वॉकमैन कनाल। इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, जो कि दो हेवर्शियन कनाल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसे हम लोग वॉकमैन्स कनाल बोलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा एरो हम लोग इधर ले लेते हैं। दीज आर वॉकमैन्स कनाल, वॉकमैन कनाल। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कनाल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कनाल, या फिर इसे हम लोग ऑब्लिक कनाल भी बोलते हैं, ऑब्लिक कनाल भी बोलते हैं।
ठीक है। ये क्या करता है, इनका फंक्शन क्या है कि ये हेवर्शियन कनाल्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, कनेक्ट्स हेवर्शियन कनाल, हेवर्शियन कनाल। अब हेवर्शियन कनाल के रिगार्डिंग, यहाँ पे जो हमने हेवर्शियन कनाल को सीखा है, इसके रिगार्डिंग हम लोग एक पॉइंट नोट में लिखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम नोट बना करके लिख रहे हैं बेटा, आप लोग भी इसको यहाँ पर नोट बना के लिखिए कि हेवर्शियन कनाल जो है इट इज़ फीचर ऑफ मैमेलियन बोन ओनली। ठीक है, हेवर्शियन कनाल इज feature of mammalian bone only। यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो कि नीट में आता है। दिस इज़ बायो ज़माने साइनिंग ऑफ।